जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चरों में जो है विराम चिन्हों पर यानी पंक्चुएशन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने विराम चिन्ह बहुत सारे विराम चिन्हों की चर्चा कर चुके हैं, जैसे पूर्ण विराम फुल स्टॉप, अर्ध विराम सेमी कोलन, अल्प विराम कॉमा, और इसके अलावा हमने पढ़ा है जो है नोट ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न विराम। तो इसी की अगली कड़ी में हम और आगे अध्ययन करेंगे। अगर जो बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी भाई अगर हमारे ये पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल पर जा करके वो लिस्ट में है पड़ा हुआ है, देख सकता है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो उसकी आगे उसके हम पढ़ा रहे हैं क्या, आज का हमारा जो विराम चिन्ह है, पंक्चुएशन क्या है, विस्मय विराम। क्या है? विस्मय विराम। विस्मय विराम इसे कहते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये विस्मय विराम। विस्मय विराम का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? विस्मय विराम का प्रयोग जब हमें किसी बात में खुशी हो, क्या हो? खुशी हो, खुशी का बोध हो, दुख का बोध हो, शोक का बोध हो। खुशी, दुख, शोक, भय, आश्चर्य और तीव्र मनोवेग, तेज मनोवेग प्रदर्शित हो करने के लिए, दिखाने के लिए या दिखाना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। क्या है? किसका करते हैं? विस्मय विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आप दीर्घजीवी बने, आप दीर्घजीवी बने, जैसे आप दीर्घजीवी बने। आप यहां पर देख रहे हैं आप सब दीर्घजीवी बने, ये जो चिन्ह बना है इसे ही क्या कहते हैं? एक लंबी सी लाठी पूर्ण विराम जैसी और उसके नीचे एक पॉइंट, इसे ही क्या कहते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो यहां पर लगने से इससे क्या हो गया कि हमारी एक दिली इच्छा है कि आप दीर्घजीवी बने, आपकी आयु लंबी हो, ये दर्शाने के लिए अगर ये लगा है तो हम दिल से आपको कामना कर रहे हैं, आपके लिए इच्छा कर रहे हैं। ठीक है। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग। यहां पर भी क्या है? देखिए ये लगा हुआ है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे अरे वह फेल हो गया, जैसे और बहुत सी बात आती है, अरे वह फेल हो गया, मतलब जैसे वो पढ़ने में अच्छा बच्चा हो, ठीक है ना, अच्छा बच्चा है बट किस कारण से फेल हो गया हमें आश्चर्य हो रहा है, तो उसे क्या है? अरे अरे एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा दिया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया और वह फेल हो गया। हे ही बिकेम अनसक्सेस, ही बिकेम अनसक्सेस। यहां पर भी क्या है? यहां पे ये देखिए ये चिन्ह लगा दिया, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। इन सबको लगाने से ही हमें पता चल जाता है कि यह वाक्य में क्या है? खुशी है, शोक है, ठीक है, हर्ष है, तीव्र आश्चर्य है, तीव्र मनोवेग है, इत्यादि भाव प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए जहां पर ये सब हमें दर्शाना हो, क्या दर्शाना हो? खुशी दर्शाना हो, भय दर्शाना हो, शोक दर्शाना हो, आश्चर्य दर्शाना हो और अपनी तीव्र इच्छाओं को दर्शाना हो, तीव्र मनोभावों को दर्शाना हो, तो हमें क्या यूज करना होगा? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करना है। और हम वहां कर देते हैं, इससे वह स्पष्ट हो जाता है। आगे जैसे जब हम किसी वाक्य, क्या है, उत्तर पाने का ना होकर, ठीक है ना, इसी में आप समझिए, जब किसी वाक्य का अभिप्राय, जब किसी वाक्य का अभिप्राय उत्तर पाने का ना होकर, ठीक है, भावोद्वेग प्रकट करना हो। क्या करना हो बच्चों? भावोद्वेग प्रकट करना हो। उत्तर जैसे वो प्रश्न जैसा किया जा रहा है बट उसमें भावों के, अपनी इच्छाओं, द्वेग, कामना, ये सारी चीजें जो दिखाना हो, तो विस्मय विराम का प्रयोग, तो भी विस्मय विराम का प्रयोग किया जाता है, तथा वहां पर प्रश्न विराम का प्रयोग नहीं होता। तब वहां पर लगता प्रश्न भी हम कर रहे हैं बट हमें प्रश्नवाचक वर्ड भी आ जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, प्रश्नवाचक विराम, प्रश्न विराम का प्रयोग ना होकर के क्या होगा? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होगा। जैसे वाह वाह कितना अच्छा गाती हो,
किसी के गाने को सुन करके कोई इस तरीके बोले, उसे एहसास ना हो कि अरे वाह वाह कितना अच्छा गाती हो, वाह वाह क्या है यहाँ पे एग्जामिनेशन, यहाँ पर है कितना अच्छा गाती हो। अब देखो अगर ये वाह वाह हटा दिया, कितना अच्छा गाती हो, अगर सिर्फ यही होता तो हमें क्या लगाना पड़ता, प्रश्न विराम लगाना पड़ता, ठीक है ना, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करना पड़ता। बट यहाँ पर क्योंकि वाह वाह कितना अच्छा गाती हो, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ क्या लगा हुआ है, फुल स्टॉप लगा हुआ, यानी वाह वाह कितना अच्छा गाती हो, वाह वाह कितना अच्छा गाती हो, तो क्या लग गया यहाँ पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। बट यहाँ क्वेश्चन जैसा वाक्य दिखने के बावजूद भी, प्रश्न जैसा वाक्य दिखने के बावजूद भी मार्क ऑफ नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हो रहा है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं, नोट ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आप समझ गए हैं। अब हम समझते, जैसे वाह सर जी आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है ना, वाह सर जी। कोई बच्चा जब देखता है कि अरे सर पढ़ा रहे हैं, वाह सर जी आप कितना अच्छा पढ़ाते हो, यानी उसके दिल से ये जो क्या निकलती है, जिनकी जो हंसी, दुख, खुश, आश्चर्य, ठीक है ना, आश्चर्य, ये सारी चीजें भाव, उद्वेग इत्यादि सब जहां पर निकलते हैं, वहीं पर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पर किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। जैसे यहाँ पर भी क्या किया गया है, वाह सर जी आप कितना अच्छा पढ़ाते हो। उसके बाद अरे आग कितनी भयानक थी, कहीं पर आग लगी हुई थी और आग वो बहुत भयावह आग थी, अरे सब लोग इतना वो थे, डर रहे थे उससे, अरे आग कितनी भयानक थी, 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 आग कितनी भयानक थी। तो आग कितनी भयानक थी, तो आप समझ गए बच्चों कि नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग दो जगह पर किया जाता है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन दिखने के बावजूद भी जहां पर हमारा क्या हो, किसी अभिप्राय उत्तर पाने का ना होकर, उत्तर ना हो, सिर्फ हमें भावोद्वेग प्रकट करना हो, दर्शाना हो, अपने भावों की कामना को, अपने भाव की अभिव्यक्ति को दिखाना हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब अगला हमारा आ जाता है लोप विराम, मार्क ऑफ एलिप्सिस, मार्क ऑफ एलिप्सिस, मार्क ऑफ एलिप्सिस, लोप विराम। लोप विराम का एक दूसरा नाम है वर्जन चिन्ह। क्या है, वर्जन चिन्ह, इसे वर्जन चिन्ह भी कहते हैं, बट आप समझिए कि लोप विराम, लोप जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे, लोप का अर्थ क्या होता है, लोप का अर्थ होता है गायब होना, लोप माने गायब होना, लोग या लुप्त होना, लोप का अर्थ होता है लुप्त या गायब, ठीक है, लुप्त या, इस प्रकार लोप विराम से वाक्य के कुछ अंश के लुप्त या गायब रहने का बोध होता है। जहां पर इसके बोध हमें यह कराना हो कि यहाँ का वाक्य का कुछ अंश गायब है, फिर भी वहां पर वही लिखा जा रहा है, तो वो क्या हो जाता है, उसे लोप विराम वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है। अर्थात किसी अवतरण का कोई अंश प्रकाशित रखने में अथवा कुछ ही अंश लिखकर संपूर्ण का बोध कराने में इस विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे परीक्षा की घड़ी आ गई है, एग्जाम नजदीक है, परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम करेंगे या मरेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। जैसे कुछ लोग जो है किसी भी, जैसे परीक्षा की तैयारी करना हुआ या किसी एक असंभव को कार्य करने का अपना प्रण छान लेते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि यही समय है कि हमें अब जुट जाना है, या तो हम करेंगे या मरेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अगर हम अच्छी तरीके से एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम की नज़दीक आ गया है और हम तैयारी या रिवीजन अच्छी तरीके से नहीं करेंगे, तो क्या होंगे, या तो फेल होंगे, ये श्योर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, परीक्षा की घड़ी आ गई है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये पॉइंट, तीन पॉइंट, इन्हें ये क्या कहते हैं,
लोप विराम, मार्क ऑफ एलिप्सिस कहते हैं। इसे हम करेंगे या मरेंगे, या तो हमें करना है नहीं तो मरना है, दोनों चीजें हैं। तो हम अगर करेंगे तो उम्मीद है कि हम क्या होंगे, सक्सेस होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लिख गया। एक चीज आप जान लीजिए कि ये जो मार्क ऑफ एलिप्सिस है, ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, 1 2 3 पॉइंट के गुणे में ही होता है। आप अगर यहाँ पे ये दर्शाने के लिए अगर यहाँ पे हम 4 पॉइंट कर देते हैं, 3 के बाद 4 कर देते हैं, तो वो क्या है, मार्क ऑफ एलिप्सिस नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3 ही के, यहाँ पे क्या रहेगा 3, यहाँ पे क्या रहेगा 3 पॉइंट ही रहेगा। क्या रहेगा, 3 पॉइंट ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, 3 पॉइंट ही रहेगा, 3 पॉइंट ही रहेगा। जैसे ये, ठीक है, 3 के गुणे में, ठीक है, 3 के गुणे में ही रहेगा, ठीक। उसके बाद लोभ चिन्ह सदैव या हमेशा 3 के गुणे में ही होते हैं। अब आ जाता है हमारा अगला विराम चिन्ह। नेक्स्ट विराम चिन्ह हमारा क्या है, लाघव विराम। क्या है, लाघव विराम, जिसे साइन ऑफ अब्रीविएशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाघव विराम। लाघव विराम, साइन ऑफ अब्रीविएशन, ठीक है। लाघव, लाघव इसे संक्षेप सूचक, लाघव का मतलब छोटा करना, छोटे रूप में लिखना। जहां पर किसी चीज को छोटा करके दर्शाना है, जहां पर किसी भी चीज को छोटा करके दर्शाना है, किसी नाम को या किसी अन्य चीज को छोटा लिखना है, छोटा दर्शाने से ही हमारा काम हो जाता है, तो वहां पर लाघव विराम का प्रयोग किया जाता है। साइन ऑफ एब्रीविएशन, साइन ऑफ अब्रीविएशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, आप अक्सर सुनते होंगे कि अगर आपसे पूछा जाता तो क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं बच्चों, APJ अब्दुल कलाम, यही कहते हैं ना, यही कहते हैं। और किस प्रकार लिख देते हैं, APJ अब्दुल कलाम, क्या लिखते हैं, APJ अब्दुल कलाम। अब ये यहाँ पे एक पॉइंट ये है बच्चों, ये P के साइड में ये और J के साइड में ये, आप देख रहे हैं ना, ये पॉइंट ही दर्शाता है ये क्या है, लाघव विराम है, साइन ऑफ अब्रिविएशन है, ठीक है। तो क्या है, APJ अब्दुल कलाम। अक्सर से यही आप पूछेंगे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, यही बस आंसर देते हैं। ये उनका कंप्लीट फॉर्म नहीं है, उनका कंप्लीट या पूरा नाम नहीं है बच्चों। उनका पूरा नाम आप सब में कोई अगर जानते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, अदरवाइज आप ये देखिए, या बताइए, ओ नहीं पता, देखिए आप लोग नहीं जानते, ये जान लीजिए क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। क्या नाम है बच्चों, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। ये APJ भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का ये पूरा नाम है, ठीक है। ये भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का पूरा नाम है, और जिसे लाघव विराम के द्वारा क्या बताते हैं, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। इसी प्रकार हमारे देश के 12वें प्रधानमंत्री कौन है, अगर आप जानते हैं, IK गुजराल, IK गुजराल, अक्सर यही बताते हैं, IK गुजराल। इन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत दिया था, उसे गुजराल मॉडल कहा जाता है, गुजराल थ्योरी के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इनका नाम आपसे पूछ लिया। इनका जो है ये 12वें व्यक्तिगत प्रधानमंत्री थे, और इनको जो है यहाँ पर भी क्या किया गया है, लाघव विराम का यूज किया गया है। और इनका पूरा नाम है क्या, इंद्र कुमार गुजराल। क्या नाम है, इंद्र कुमार गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाघव विराम, किसी भी नाम को, किसी भी चीज को छोटा दर्शाना है, दिखाना है, तो वहां पर हमें लाघव विराम का यूज करना पड़ता है या यूज किया जाता है। अब अगला हमारा जो विराम है क्या है, त्रुटि विराम। त्रुटि
विराम। त्रुटि, त्रुटि विराम का संकेत पहले ध्यान से देख लो बच्चों, ये ऐसे, ये हमारा क्या इसका सिंबल है, त्रुटि विराम। इसका एक अन्य नाम है हंस पद। क्या नाम है, हंस पद। क्या नाम है बच्चों, हंस पद। हंस पद नाम तो दूसरा जान गए, लेकिन यह त्रुटि विराम। त्रुटि, त्रुटि का अर्थ क्या होता है, जैसे कि नाम से त्रुटि, त्रुटि मीन्स गलती, त्रुटि मीन्स गलती। त्रुटि का अर्थ होता है भूल, त्रुटि का अर्थ होता है चूक। कोई चीज भूल हो जाए या चूक हो जाए या गलती हो जाए या कसर रह जाए या कमी रह जाए, तो वहां पर किसका यूज किया जाएगा, त्रुटि विराम का यूज किया जाता है। अच्छा, जैसे जब हम किसी वाक्य या लेख को, जब हम कोई वाक्य या लेख लिख रहे हैं और लिखते लिखते चले जाते हैं, फिर उसके बाद जब हम दोबारा देखते हैं तो पता चलता है कि बहुत सा कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस हमें उस जगह रखना था, उस जगह लिखना था, बट अब वहां उसके लिए जगह भी नहीं बची है, और फिर या तो हम पूरा लेख फिर से खत्म करके दूसरी जगह लिखे, ये बहुत बड़ा टफ कार्य होगा। ऐसी कंडीशन में हम इस त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उस जगह पर हम अपना ये त्रुटि विराम चिन्ह लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, त्रुटि विराम चिन्ह प्रयोग करके उसके साइड में या उसके ऊपर जो शब्द हमारा बाकी रह गया है, जो शब्द हमारा बाकी रह गया है या जो सेंटेंस बाकी रह गया है, उसे हम लिख करके हम अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे किसी से पूछा गया कि बाजार कब जाओगे, तो उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया, मैं बाजार जाऊंगा। अरे मैं बाजार जाऊंगा, उन्हें याद आया कि मुझे तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कब जाना है, मैंने उसका मेन आंसर ही नहीं लिखा। तो अब देखें उसी बीच में अब वो पूरा सेंटेंस लिखें, फिर से हटाएं, दूसरी जगह यूज करें। तो उन्होंने क्या लिखना था कि मुझे कल बाजार, मैं कल बाजार जाऊंगा, यानी कल वर्ड उन्होंने भेज दिया, लिखना था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये क्या किया, त्रुटि विराम चिन्ह का यहाँ पर ऐसे प्रयोग किया और यहाँ पर क्या लिख दिया, कल, यानी मैं कल बाजार जाऊंगा। अब हमें फिर से उसे काटना पीटना नहीं पड़ा, इसलिए इसका ही बहुत ही महत्व है। इसी प्रकार से जैसे एक पेरेंट्स थे, उनके बच्चे का नाम अवधेश था, तो उनसे पूछा गया कि अवधेश कहाँ पढ़ता है, अवधेश कहाँ पढ़ता है। तो अब वो कह रहे थे अवधेश, अब अवधेश पढ़ने जाता है। अब जल्दी जल्दी में वो यहाँ लिख दिए कि अवधेश पढ़ने जाता है। वहां पर हमारे बच्चे को देव सर के द्वारा मैथ और अंग्रेजी, देव सर के द्वारा मैथ और अंग्रेजी बहुत ही अच्छी पढ़ाई जाती है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जाती है। बट उन्होंने मेन चीज तो आंसर ही नहीं दिया था, उन्होंने ये बताना था कि मेरा अवधेश, मेरा बेटा अवधेश कहाँ पढ़ता है, देव ग्लोबल एकेडमी, गौतमपुरी, शीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली में पढ़ता है। अब इतनी चीज लिखने के लिए या तो उन्हें पूरा फिर से लिखना पड़ता, अब उनके पास जगह भी नहीं बची रही। इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग किया, त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग किया और यहाँ पर देव ग्लोबल एकेडमी, गौतमपुरी, सीलमपुर, शाहदरा, दिल्ली 53 लिख दिया। इससे क्या हो गया कि उनका टाइम बच गया, उनका जगह बच गया, उनकी मेहनत बच गई और वो काम भी पूरा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से यह त्रुटि विराम का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाता है हमारा जो अगला विराम है, कौन सा है, अवतरण विराम। क्या है, अवतरण विराम। नेक्स्ट विराम हमारा कौन सा है बच्चों, अवतरण विराम। अवतरण विराम यह दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है एकल अवतरण विराम, इसे सिंगल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। अवतरण विराम को अंग्रेजी में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जिसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये उद्धरण चिन्ह। जैसे मैंने बताया अवतरण विराम दो प्रकार का होता है, एकल अवतरण विराम जिसे सिंगल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है, और दूसरा होता है, दूसरा वाला जो विराम होता है वो हमारा होता है, दूसरा विराम है हमारा युगल अवतरण विराम। क्या है, युगल अवतरण विराम।
तो युगल, युगल को डबल इंग्लिश में बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं बच्चों? डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। तो एकल अवतरण विराम पर पहले चर्चा करते हैं। तो आइए हम एकल अवतरण विराम पर चर्चा करते हैं। इसका प्रयोग, एकल अवतरण विराम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी वाक्य के एक अंश अथवा शब्द के लिए होता है, उसे मेंशन करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किया जाता है। एक अंश अथवा शब्द, किसी वाक्य के एक अंश, एक पार्ट अथवा एक शब्द अथवा वर्ड के लिए किया जाता है। जैसे प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं। प्रजातंत्र, प्रजातंत्र यहां पे क्या लिखा है? ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं। तो प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं। यहां पे आप देख रहे हैं मेन शब्द क्या है? मेन अंश क्या है? प्रजातंत्र। यानी ये सारे हाईलाइट किस पर किया गया है? प्रजातंत्र पर। जो भी बात हो रही है, जो भी सेंटेंस में मेन पॉइंट है, वो क्या है? प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? मैं जानता हूं। इसके लिए हमें प्रजातंत्र को, यहां पर आप देख रहे हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा इधर से भी ये और इधर से भी लिख दिया जाता है ऊपर की तरफ। ये देखो, आप कामा जानते होंगे, ठीक है ना? कामा क्या है? अल्प विराम है। अल्प विराम दो होते हैं, दोनों के मुंह अलग अलग, एक का इधर और एक का इधर। इसे ही सिंगल इन्वर्टेड कामा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंगल इन्वर्टेड कामा, एकल अवतरण विराम। तो इस प्रकार से जैसे आपसे पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, या आप संज्ञा के बारे में बताना चाहते हैं, तो आप लिखते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा मेन टॉपिक है जो हमें हाईलाइट करना है, जिसके विषय में हमें बातचीत करना है, वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? तो यहाँ संज्ञा को हम क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कामा में रख देंगे। या कहीं पर लिखा है सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर, यानी उस सेंटेंस में मेन पॉइंट दर्शाया क्या गया है, वो उस सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। उसको विशेष समझना है आपको, उसे विशेष तरीके से देखना है, या वह विशेष शब्द है, वह विशेष पार्ट है। तो आइए अगला हमारा जो आता है युगल अवतरण विराम। युगल अवतरण विराम, डबल इन्वर्टेड कामा। डबल इन्वर्टेड, वहां पे सिंगल था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये डबल, ये डबल, डबल कामा, दोनों तरफ मुंह चेंज करके वो शब्द के या वाक्य के साइड में क्या है, उसको दोनों साइड में लिख दिया जाता है। डबल इन्वर्टेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा। इस विराम का प्रयोग किसी के द्वारा, इस विराम का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को उस यथावत रूप, यथावत, यथावत माने उसी तरीके, कोई भी वाक्य, कोई भी महापुरुष कहा है, या कोई भी कहा जाए कि धर्म पुरुष कहा गया है, धर्म ज्ञानी पुरुष ने कहा है, उसी को उसी रूप में लिखने के लिए, उसी रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। वो जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, 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 ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बच्चों, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है किसने कहा है? ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये कहा है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। आपने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, उन्होंने कहा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कामा में इनको रख दिया गया। यानी यह उन्हीं की युक्ति है। और आप किसी से पूछ भी सकते हैं ये सबसे पहले किसने कहा है, तो ये किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने, बापू जी ने ये शब्द कहा था, और ये डबल इन्वर्टेड कामा में है। यानी वह किसी की महापुरुष की ही बात कही गई है ना, किसी महापुरुष की ही बात कही गई है और यहाँ दिखाया गया। अब उसके बाद इसी को अंग्रेजी में भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर भी उसी प्रकार प्रयोग किया जाता है डबल इन्वर्टेड कामा का। युगल अवतरण विराम, किसका प्रयोग किया जा रहा है? युगल अवतरण विराम,
क्या किया जा रहा है बच्चों? युगल अवतरण विराम, युगल अवतरण विराम का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी चीज आपने देखा सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। ये किसने कहा था? ये महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, गौतम बुद्ध जी ने। ठीक है, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी की हिंसा ना करना, किसी की हत्या ना करना, किसी को चोट ना पहुंचाना, ही क्या है? अहिंसा है। और उन्होंने पहली बार कहा था अहिंसा परमो धर्म, इसीलिए हमने इनको क्या कर रखा है? डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, प्रयोग किया गया है। इसके बाद दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो किसने कहा था? दिल्ली चलो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे फेमस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी, बोस जी, जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। और उन्होंने कब किया था ये, और कहां से किया था ये? उन्होंने ये नारा दिया था सन 1943 में, 1943 में, और सिंगापुर से किया था। क्या था? दिल्ली चलो। और यहाँ दिल्ली चलो को हमने सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया है। इसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी जी का एक नारा है था, करो या मरो। क्या है? करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो। किसने कहा है? महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। और उन्होंने कब कहा था? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, मैं यहाँ पर इसका विशेष थोड़ा सा वर्णन कर बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा समय था, यह द्वितीय विश्व युद्ध का समय चल रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हमारा कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक। और उस समय अंग्रेजों ने भारत के लोगों से कहा था कि आप हमारे साथ विश्व युद्ध में भाग लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे? आज़ाद कर देंगे। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी जी ने कहा कि अगर ये लोग बोल रहे हैं तो देख लिया जाए, हम जो है उन्हीं के अंडर में हैं और हमें उनकी बात मान करके उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। और यही हुआ कि ब्रिटिश या अंग्रेज जिस तरफ से लड़ रहे थे वो क्या हुए? जीत गए। इसमें इंडियन का सपोर्ट रहा। लेकिन क्या हुआ कि वो लोग क्या है, जैसे ही उनका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ, वो अपनी बात से मुकर गए। तो इससे यह बात रोष पड़ा हुआ था, स्वतंत्रता सेनानियों के मन में पड़ा हुआ था, गांधी जी के भी मन में पड़ा था कि ये तो बात से कोई, इनकी बात की वैल्यू ही नहीं है, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। लेकिन अच्छा मौका आया है जब दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1939 से। 1939 से स्टार्ट हुआ था। और उसमें फिर ब्रिटिश की कंडीशन खराब होने लगी, तो फिर वही वो बात रखने लगे कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है, और इंडियंस को, और हर तरह से हम जो है इसके बाद आपको स्वतंत्र कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब उनके विश्वास नहीं रहा। और इसके अलावा संघर्ष करते करते इस समय 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हमारे देश की सारी जनता, हमारे सारे देश की सारी जनता कहने का मतलब, इससे पहले क्या होता था, कोई भी आंदोलन चलते थे वह शहरों तक ही सीमित रहता था या कुछ स्पेशल वर्ग तक ही था, यानी पुरुष ही भाग लेते थे। बट भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ था कि यह आंदोलन पूरा गांवों तक फैल गया था, गांवों तक, जन जन तक फैल चुका था। जन जन तक मतलब इसमें गरीब, किसान, बड़े छोटे सभी साथ दे रहे थे। इसके अलावा इसमें जो है लिंग का भी, ये लिंग मतलब स्त्री पुरुष सब साथ दे रहे थे। तो इस कंडीशन को जो है महात्मा गांधी जी ने समझ लिया था, ठीक है। तो उस समय इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। और करो या मरो से ये लगता है कि महात्मा जी, उनकी मेन युक्ति है अहिंसा। महात्मा जी अपने मेन सिद्धांत से मुकर गए, कुछ लोगों का कहना है, ठीक है ना। लेकिन वो जानते थे, इसीलिए तो हम उनका शुक्रगुजार कि वो परिस्थितियों को समझ गए थे
कि अब हमारे देश की सारी जनता हमारे साथ है। अगर हम पीछे हटते हैं, अब इस समय उनका विरोध करते हैं, तो शायद हम आजाद हो सकेंगे, शायद हम आजाद हो सकेंगे। इसलिए उन्होंने जो अहिंसावादी थे, जो उनकी तरफ थे, जो उनकी बात मानते थे, अहिंसा का सपोर्ट करते थे, उनसे कहते थे कि अगर आप पर कोई इंग्लिश गवर्नमेंट या इंग्लिश के लोग आप पर अत्याचार करें तो उसे आराम से सहो, मर जाओ, लेकिन ये जो चीज कहा जा रहा है उसको नहीं करना है, उनकी बातों को सहना है। करो या मरो, करते रहो मरते रहो, करते रहो मरते रहो। बट जो इस समय मैंने बताया कि सभी लोग जो एक शांति से आजाद करना चाहते थे, आजाद होना चाहते थे, और कुछ लोग अपने यहाँ इंडिया में ही जो है, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सब लोग क्या है कि ये उनका विश्वास था कि हमें हाथ जोड़ने से आज़ादी नहीं मिलेगी, हमें हाथ जोड़ने से आज़ादी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जितने भी अंग्रेज मिले उनको मारना है, किसी भी तरीके से मार दौड़ा करके उनको भगाना है। उस समय महात्मा गांधी जी ने उन्हें बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोला। तो उनसे कुछ अंग्रेजों ने पूछा कि आप तो अहिंसावादी हैं, आप हिंसा का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप तो करो या मरो का नारा दे रहे हैं, करो या मरो। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ मैं अपने इंडियन के लिए नहीं कहा हूँ, मैं अपने इंडियन के लिए नहीं कहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कहा हूँ, हमें आज़ाद करो नहीं तो मरो, क्योंकि हमारी इंडियन की सारी जनता जाग चुकी है। अब आप बक्से नहीं जाओगे, ना हमारी कोई बात सुनने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें भी चाहिए, क्योंकि आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उन्होंने सही किया, इससे अंग्रेज घबरा गए, वो तो देश घबरा गए। इसीलिए इसे ही, क्योंकि हर वर्ग के लोग हर प्रकार से, इवन महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के महान पुजारी होने के बावजूद भी उन्होंने कहा करो या मरो। उन्होंने अहिंसा को मानने वालों को कहा कि आराम से आप आंदोलन करो, अगर वो कुछ कहते हैं तो उसे आराम से सहो, मर जाओ, ठीक है, लेकिन इससे जो है हो सकता है कि वो उसका रहम दिल हो जाए, आपको आज़ाद कर दे। लेकिन जो अहिंसा को नहीं मानते थे उनसे कहते थे कि अच्छा है, ठीक है ना, ये अच्छा है, अगर वो नहीं भागते हैं तो उनको मरने दो, नहीं भागते हैं तो मरने दो। तो बच्चों, हमें ये करो या मरो पर महात्मा गांधी की इसी दिमाग का एहसास होता है कि उन्होंने कैसे जमीनी हकीकत को समझा। अहिंसा, प्योर अहिंसावादी होने के बावजूद भी उन्होंने कहीं ना कहीं हिंसा को सपोर्ट किया। इसीलिए उन पर क्या है, उछाला भी जाता है कि महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था करो या मरो। तो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो एक बार फिर, अगर आप सबके लिए वीडियो के लिए अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।